So, good morning students. Today we have to discuss the second type of chemical property of metals, that is what happens when metals react with water. Means yesterday we have discussed about the chemical reaction of metal with oxygen, and today we have to discuss the chemical reaction of metal with water. So when a metal reacts with water, it forms metal oxide and hydrogen गैस। आप यहाँ पे देखना, जैसे कल हमने किया था कॉपर प्लस ऑक्सीजन, ये बना रहा था कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की गई थी, बट टुडे कॉपर की रिएक्शन करवाई है H2O के साथ। सो ये रिएक्शन हो जाएगी CuO प्लस, यहाँ पे H2 एक एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे हमें H2 प्रोडक्ट के अंदर में हाइड्रोजन गैस आपको एक्स्ट्रा रिजल्ट मिलने वाला है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट यहाँ पे आपको हाइड्रोजन गैस एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो मेटल्स होते हैं वो सभी सेम स्पीड से, या हम ये कहें सेम रेट से केमिकल रिएक्शन नहीं करते हैं। मेटल्स की जो रिएक्टिविटी होती है वो डिफरेंट होती है। उसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट इसी में आगे हम डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी के बारे में। अभी आपको ये देखना है कि ये जो मेटल ऑक्साइड बना, यहाँ पे जो मेटल ऑक्साइड बनेगा, दिस मेटल ऑक्साइड अगेन रिएक्ट्स विथ वाटर। ये मेटल ऑक्साइड वापस से वाटर के साथ रिएक्शन करेगा एंड दिस विल फॉर्म metal hydroxide. This is a complete reaction which take place during the reaction of metal with water. ये एक पूरा प्रोसेस है जिसके अंदर जब मेटल एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा तो वो इस तरह से रिएक्शन करेगा। सबसे पहले मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। यहाँ पे ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी इन द एनवायरनमेंट एंड देन मेटल ऑक्साइड जो आपका टेस्ट ट्यूब में बचा है वो अगेन रिएक्ट करेगा वाटर से एंड देन द प्रोडक्ट विल ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं इस रिएक्शन का, डेट इज 2K प्लस H2O। The product will be 2KOH plus H2. Similarly, another example is 2Na plus 2H2O. The result will be 2NaOH plus H2. And one more important thing in this reaction is that when this reaction will take place, जब ये रिएक्शन होगी तो इसके साथ हमें हीट भी मिलेगी। हीट एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है, यहाँ पे हीट का मीन्स ये है कि यदि हम ये रिएक्शन करवाएंगे तो इनिशियली इस टाइम पे हमारा टेस्ट ट्यूब का टेम्परेचर, इस टाइम पे जो हमें प्रोडक्ट मिला उस टेस्ट ट्यूब के टेम्परेचर से कम होगा। मीन्स ये वाला आपका लोअर टेम्परेचर होगा एंड दिस विल बी द हायर टेम्परेचर। इस तरह की रिएक्शन जहाँ पे हीट रिलीज होती है, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। You have studied about exothermic reaction earlier in the first chapter, that is chemical reaction and chemical equation। तो ये जो रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। एज आई टोल्ड यू डेट सभी मेटल्स
all metals do not react with water with सेम रेट। मीन्स सभी मेटल वाटर के साथ सेम रेट से रिएक्शन नहीं करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि यहाँ पे ये जो सोडियम और पोटेशियम के और Na, ये बहुत स्पीडली विग्रियसली रिएक्ट करते हैं, मीन्स स्पीडली रिएक्ट करते हैं। यहाँ पे ये H2O आपका कोल्ड वाटर के फॉर्म में भी हो सकता है। यदि ठंडे पानी से भी हम रिएक्शन करवाएंगे तो वो भी आसानी से हो जाएगी। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे कि कैल्शियम, इसको यदि हम H2O के साथ कोल्ड वाटर के साथ यदि रिएक्शन करवाएंगे तो बनेगा कैल्शियम। तो ये रिएक्शन नहीं तो ये रिएक्शन करेगा, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये रिएक्शन करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा प्लस H2 गैस। लेकिन इस रिएक्शन में जो हीट रिलीज होगी वो वेरी लेस अमाउंट में होगी। मीन्स यहाँ पे जो हीट रिलीज हो रही थी वो इस ऑक्सीजन को बर्न करने के काम में, हाइड्रोजन को बर्न करने के काम में आ रही थी। आपने पहले भी पढ़ा है केमिकल रिएक्शंस के बारे में कि जब हीट रिलीज होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो उसकी वजह से हाइड्रोजन गैस जो है वो एक स्पार्किंग साउंड के साथ, एक पॉप साउंड के साथ बर्स्ट होता है, एक तरह से एक्सप्लोजन होता है, जो कि यहाँ पे इन दो रिएक्टेंट्स के अंदर पोटेशियम और सोडियम के अंदर होगा। लेकिन कैल्शियम की जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो इसके अंदर यह हीट एनर्जी का अमाउंट इतना नहीं होगा। मीन्स हीट एनर्जी तो रिलीज होगी बट वो हीट एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि वो इस हाइड्रोजन को ब्रस्ट करने में या हाइड्रोजन को बर्न करने का काम कर सके। ये यहाँ पे जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो वाटर सरफेस, जो आपका सॉल्यूशन है, जो आपके टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर फ्लोट करना स्टार्ट करेगा, फ्लोटिंग करेगा। यहाँ पे आपका H2 जो है वो बर्न हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कैल्शियम का मेटल है वो फ्लोट करेगा इन द टेस्ट ट्यूब। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स है वो बर्न नहीं हो पाते, वो चल नहीं पाते हैं, और वो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स इस कैल्शियम के साथ में अटैच हो जाते हैं, ये कैल्शियम के आसपास में चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की डेंसिटी कम हो जाती है। इट लोवर्स द डेंसिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड द कैल्शियम फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन के सरफेस के ऊपर फ्लोटिंग करता है। इसके बाद में आगे हमें और मेटल्स के बारे में डिस्कस करना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स के बारे में जिसकी रिएक्टिविटी इनसे डिफरेंट है। तो एक बार आप इसको मेंशन कर लीजिए ताकि हम आगे इसको इरेज करके ब्रीफ कर सकें। अभी हमने देखा कि जो कैल्शियम है वो वहाँ पे जो हीट जनरेट होगी वो इतनी नहीं होगी कि वो हाइड्रोजन को ब्रस्ट कर सके। इसी के साथ अभी हम और एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे कैल्शियम के साथ साथ मैग्नीशियम को जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये भी क्या बनाएगा? MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी फ्लोट करेगा, क्योंकि यहाँ पे भी जो हाइड्रोजन गैस मीन्स जो हीट जनरेट होगी वो हाइड्रोजन गैस को ब्रस्ट नहीं करवा पाएगी। और ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये आपका हॉट वाटर होना चाहिए, कोल्ड वाटर के अंदर ये रिएक्शन नहीं होगी। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की जो रिएक्शन होती है वो हॉट वाटर के साथ होगी 2H2O, क्योंकि कोल्ड वाटर के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती है। एज यू नो कि जब हम केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं तो साल्ट्स के अंदर बेसिकली आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, जिसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं कि चार्ज पार्टिकल्स की वजह से, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन, कैटायन और एनायन, ये आपस में एक दूसरे को बाइंड करके रखते हैं। जब हम उन्हें ब्रेक करना चाहते हैं तो ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, हीट की ज़रूरत होती है।
और उस हीट एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए हमें जो वाटर सॉल्यूशन है, वाटर जो है, उस वाटर को हमें हॉट लेना पड़ेगा ताकि हमारे जो बॉन्ड्स हैं वो आपस में टूट सकें और ये जो केमिकल रिएक्शन है वो परफॉर्म हो सके। मैग्नीशियम जो है वो कोल्ड वाटर के अंदर रिएक्शन नहीं करता है। इट डज नॉट रिएक्ट इन कोल्ड वाटर। इसके लिए आपको हॉट वाटर की ज़रूरत होती है। लेकिन अब इससे भी कम रिएक्टिविटी, अब आपने देखा कि जो सोडियम और पोटेशियम है उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे वो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन कर रहे थे। यहाँ पे मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी सोडियम और पोटेशियम के कंपैरिजन में कम है क्योंकि उन्हें कोल्ड वाटर के अंदर रिएक्शन कर सकते थे, यहाँ पे ये कोल्ड वाटर में रिएक्शन नहीं कर सकते। अब एल्यूमिनियम और आयरन, ये दो ऐसे मेटल्स हैं जो कि हॉट वाटर में भी रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं एल्यूमिनियम की रिएक्शन करवाऊँ तो H2O ये बनाएगा Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड 3H2, बैलेंस करते हैं 2Al 3H2O Al2O3 और 3H2O, ये रिएक्शन होगी। सेकेंड Fe प्लस H2O, ये रिएक्शन करवाते हैं Fe3O4 फेरस ऑक्साइड प्लस H2, यहाँ पे 4H2 4 ऑक्सीजन तो 4H2O और 3Fe। ये एल्यूमिनियम और आयरन ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि हॉट वाटर के अंदर भी रिएक्शन नहीं करेंगे। इनको रिएक्शन करवाने के लिए हमें ये जो वाटर काम में लिया है वो स्टीम के फॉर्म में काम में लेना पड़ेगा। स्टीम मीन्स वेपर, मीन्स आपका जो वाटर है वो गैसियस स्टेट में होगा इन दिस रिएक्शन। यहाँ पे लिक्विड स्टेट में था, बट एल्यूमिनियम और आयरन के साथ जब हमें रिएक्शन करवानी है तो हमें यह वाटर गैसियस स्टेट में लेना पड़ेगा, तभी हमारी रिएक्शन कंप्लीट होगी। इनकी रिएक्टिविटी मैग्नीशियम के कंपैरिजन में कम है। अब दो ऐसे एलिमेंट्स जैसे कि एक तो होता है लीड, सिल्वर एंड गोल्ड, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। वाटर के साथ ये रिएक्शन नहीं करेंगे, चाहे वाटर किसी भी कंडीशन में हो, चाहे वो कोल्ड वाटर हो, चाहे हॉट वाटर हो या फिर स्टीम के फॉर्म में हो। मीन्स आप किसी भी तरह के वाटर मॉलिक्यूल के साथ यदि सिल्वर, गोल्ड और लीड को रिएक्ट करवाएंगे तो वो रिएक्शन नहीं करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी जो होगी वो पोटेशियम और सोडियम की होगी, देन उससे कम रिएक्टिविटी कैल्शियम और मैग्नीशियम की होगी, देन फिर एल्यूमिनियम और आयरन की होगी, एंड देन सिल्वर Ag एंड Au एंड Pb लीड। इस तरह से रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है क्योंकि हमने ये परफॉर्म करके देखा है, एक्सपेरिमेंटली ये केमिकल रिएक्शंस करके देखी हैं और ये वेल नोन है क्योंकि यहाँ पे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक डाउन होकर के इनके साथ बॉन्ड नहीं बना पाते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे इन्हें हीट करने की या एनर्जी प्रोवाइड करवाने की ज़रूरत होती है। इसके बाद थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है, थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड्स। अब हम नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ेंगे वो ये है कि मेटल्स को जब हम एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो किस तरह से परफॉर्म होगा। यस, थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज व्हाट हैपन्स when metals react with acids। मीन्स अब हमारी जो रिएक्शन होगी वो एसिड्स के साथ होगी। मेटल व्हेन ए मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड या डाइल्यूट एसिड, इट फॉर्म्स salt and hydrogen
गैस। जब एक मेटल की रिएक्शन हम डाइल्यूटेड एसिड के साथ करवाते हैं तो उसे साल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। लेकिन जब हमारा एसिड HNO3 है, ये वाला जब हमारा एसिड होगा नाइट्रिक एसिड, तो इसके अंदर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होगी। इसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस डू नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। मीन्स जब हम किसी मेटल को HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे केवल साल्ट का फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन नहीं होगा। इसका रीज़न क्या है कि HNO3 जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मीन्स ये ऑक्सीडेशन कर देता है। HNO3 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या कर देगा? ऑक्सीडेशन कर देगा और इससे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। मीन्स हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन गैस ऐड हो जाएगी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडेशन का मीन्स क्या है? हाइड्रोजन ऐड होना। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही थी, इस हाइड्रोजन गैस के साथ ये ऑक्सीजन ऐड कर देता है और इससे वाटर के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, H2O बन जाता है। और साथ ही साथ जो हमारे HNO3 है, इससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिलीज हुई यहाँ पे और ये बन जाएगा NO2 या N2O या फिर NO। इस तरह के अपने एलिमेंटल फॉर्म में ये चला जाता है। HNO3 जो है उसका रिडक्शन हो जाता है और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो जाता है। इसलिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस बनती है वो वाटर के अंदर चेंज हो जाती है और हाइड्रोजन गैस हमें इस रिएक्शन के अंदर नहीं मिलेगी। इनकी जो रिएक्टिविटी होती है, इसके अंदर जो रिएक्टिविटी होगी मेटल्स की, वो इस तरह से होगी। सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन जिंक एंड देन Fe। ये रिएक्टिविटी कहाँ से आएगी? जब आप अपनी बुक को पढ़ेंगे तो बुक के अंदर एक एक्टिविटी दी हुई है। आपको अपनी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है। उस एक्टिविटी के अंदर ये 4 अलग अलग तरह के मेटल्स की रिएक्शन करवाई गई है। आप जब पढ़ेंगे तो 4 अलग अलग मेटल्स की रिएक्शन करवाई गई है विद द एसिड्स। आपको इनके रिएक्शंस को कंप्लीट करवा करके रिएक्टिविटी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि इनकी रिएक्टिविटी इस तरह से होगी। और कॉपर, एक 5th जो आपको एलिमेंट दिया गया है वो है कॉपर। लेकिन ये कॉपर जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है, डज नॉट रिएक्ट। ये रिएक्शन नहीं करता है, ये HCl के साथ रिएक्शन नहीं करता है। डाइल्यूट HCl। आपको यहाँ पे जो एक्टिविटी दी गई है उसके अंदर डाइल्यूट HCl के साथ इन 5 एलिमेंट्स को रिएक्शन करवाया गया था। लेकिन इन 5 एलिमेंट्स की जब आप रिएक्शन देखेंगे तो सबसे पहले मैग्नीशियम रिएक्ट करता है, देन एल्यूमिनियम, देन जिंक, देन फेरस। बट कॉपर डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन नहीं करता है बिकॉज इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। और इस तरह से हम हमारे एक्टिविटी के आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपका मेन पॉइंट है, मेन जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है? इसका आंसर ये है कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, डाइल्यूट एसिड के साथ, तो वो साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि जब HNO3 हमारा डाइल्यूट एसिड है तो उस HNO3 के साथ H2 गैस का प्रोडक्शन नहीं होगा, मीन्स हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन नहीं होगा। वो प्रोडक्शन क्यों नहीं होता है? बिकॉज HNO3 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन कर देगा और खुद का रिडक्शन हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो जिनका रिडक्शन होता है, जो दूसरे का तो ऑक्सीडाइजेशन करवाते हैं बट जिनका खुद का रिडक्शन होता है। तो इस तरह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन करता है एंड इट कन्वर्ट्स हाइड्रोजन इनटू
वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है और खुद के जो एलिमेंट्स हैं उनको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इन फॉर्म्स के अंदर चेंज कर देता है। ये डिपेंड करता है द मेटल दैट इज रिएक्टिंग विद द HNO3। और उसके बाद में आपको यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर। उस एक्टिविटी की रिएक्टिविटी हमें फाइंड आउट करनी है। सो द रिएक्टिविटी इज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, देन द कॉपर विच डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। अब यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे दी हुई है वो है एक्वा रेजिया। इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि ये H2SO4 और HNO3 दो एसिड का मिक्सर होता है, जिसमें H2SO4 की क्वांटिटी 3 है तो HNO3 की क्वांटिटी 1 है। ये 3:1 के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये एक ऐसा लिक्विड होता है, एक ऐसा एसिड का मिक्सचर होता है जो कि बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और ये आपके गोल्ड जैसे एलिमेंट को, गोल्ड, प्लेटिनम, ऐसे मेटल्स को भी डिसॉल्व कर लेता है अपने अंदर, डिसॉल्व कर लेता है। एक्वा रेजिया सॉल्यूशन H2SO4 और HNO3 के मिक्सर से बनता है, जो कि गोल्ड, प्लेटिनम जैसे सॉल्यूशन जो मिक्सर्स होते हैं उनको अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, जो कि हमारे लेबोरेटरीज के अंदर काम आता है। ये बहुत ज़्यादा ये हाईली कोरोसिव होता है, बहुत ज़्यादा कोरोसिव होता है। ये ऐसे एलिमेंट्स जो कि बहुत कम एलिमेंट्स होते हैं, बहुत कम ऐसे केमिकल रिएजेंट्स होते हैं जो कि गोल्ड और प्लेटिनम को डिसॉल्व करवा सकते हैं, क्योंकि गोल्ड और प्लेटिनम की जो बॉन्डिंग होती है या जो गोल्ड और प्लेटिनम मेटल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, वो आसानी से डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो कुछ रिएजेंट्स हैं जिनमें से एक्वा रेजिया एक ऐसा रिएजेंट है जो कि गोल्ड और प्लेटिनम को अपने अंदर डिसॉल्व करवा सकता है। इसके बाद हमारा जो फोर्थ पॉइंट है या फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट्स। मतलब एक मेटल को दूसरे मेटल साल्ट के साथ, पहला मेटल है दूसरा मेटल साल्ट है, इनको आपस में रिएक्शन करवाया गया है।